भारत में शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से काले, लाल और गुलाबी धन की सफाई एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुकी है, जिसकी जड़ें देश की शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक तंत्र में गहराई तक फैली हैं। इस प्रवृत्ति ने न केवल शिक्षा के उद्देश्यों को भ्रष्ट किया है, बल्कि समाज में ईमानदारी और पारदर्शिता की मूल भावना को भी कमजोर किया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये धन प्रकार क्या हैं, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, प्रमुख मामले कौन से हैं और किस तरह राजनीतिक दखल व धनी लोगों की भूमिका इन स्कीमों को बल देती है। सबसे पहले इन तीनों धन प्रकारों की परिभाषा जानना जरूरी है। काला धन वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाया जाता है, आमतौर पर नकद लेन देन या झूठे खर्चों के जरिए। लाल धन सरकारी रिश्वत या भ्रष्टाचार की आय होती है, जिसमें अक्सर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होती है। गुलाबी धन राजनीतिक चंदे या कैपिटेशन फीस से जुड़ा धन है, जिसे शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से घुमाकर वैध रंग देने की कोशिश की जाती है, जिससे राजनीतिक चंदा भी सफेद हो जाता है। अब बात करते हैं उन मुख्य तरीकों की जिनके जरिए स्कूलों और शैक्षिक ट्रस्टों में धन की सफाई की जाती है। सबसे आम तरीका है ड्यूल या स्प्लिट सॉफ्टवेयर सिस्टम। संस्थान दो लेखा प्रणालियां अपनाते हैं, एक नकद लेन देन के लिए और दूसरी डिजिटल रसीदों के लिए। उदाहरण के लिए श्री चैतन्य शैक्षिक संस्थान ने फीस का 25% हिस्सा नकद में रखा, जिसे टैक्स विभाग से छिपाया गया, और केवल 25% ट्रांजैक्शन को डिजिटल रूप में दिखाया गया। इस तरह करोड़ों रुपए की आयकर रडार पर ही नहीं आती। एक और लोकप्रिय तरीका है कैपिटेशन फीस और दान के नाम पर मोटी रकम लेना। प्रबंधन या खेल कोटे के तहत सीटों की बिक्री खुलकर होती है और ये पैसे अक्सर नकद में स्वीकार किए जाते हैं। EWS सीट या डोनेशन सीट के नाम पर लिए गए ये दान निजी तौर पर तय होते हैं और इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरा तरीका है शेल कंपनियों और फर्जी खर्चों का इस्तेमाल। ट्रस्ट या स्कूल नकली कंपनियां बनाते हैं जो असल में कोई सेवा नहीं देती, लेकिन इन कंपनियों के नाम पर ऑफिस रेंट, स्टेशनरी या अन्य खर्च दिखाकर फर्जी बिल बनाए जाते हैं। इस तरह से टैक्स योग्य आय कम दिखती है और असली पैसे प्रमोटर या ट्रस्ट संचालकों के निजी खातों में पहुंच जाते हैं। KR मंगलम ग्रुप ट्रस्ट में ऐसा ही हुआ। फर्जी खर्चों के जरिए ट्रस्ट का पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से निजी लाभ के लिए निकाल लिया गया। चौथा तरीका फर्जी रसीदें और नकली मोहरों का इस्तेमाल। ठेकेदार स्कूलों के लिए फर्जी निर्माण या सप्लाई बिल बनाते हैं, जिन पर विभागीय नकली मोहरें लगाकर वैधता का दिखावा किया जाता है। दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले में इसी तरह से 2000 करोड़ रुपए फर्जी बिलों, 322 म्यूल खातों और राजनैतिक संरक्षण के बल पर साफ किए गए। पांचवां तरीका धन को कई शाखाओं के माध्यम से घुमाना। बड़े शैक्षिक समूह जैसे श्री चैतन्य अपनी 30 शाखाओं के नकद लेन देन को मुख्यालय में भेजते हैं, जिससे ऑडिट ट्रेल बहुत जटिल हो जाता है और असली रकम पकड़ी नहीं जाती। जब आयकर विभाग ने एक साथ 30 परिसरों पर छापे मारे, तब जाकर 2 करोड़ रुपए की नकदी और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सॉफ्टवेयर लॉग जब्त किए गए। छठा तरीका ट्रस्ट छूट का दुरुपयोग है। शिक्षा ट्रस्ट चैरिटेबल छूट का फायदा उठाते हैं, पर अधिशेष सरप्लस धन को प्रमोटरों के निजी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। KR मंगलम ग्रुप ट्रस्ट में ऐसे ही दान और कैपिटेशन फीस सीधे प्रमोटर के परिवारों के पास भेज दी गई। इन सभी तरीकों ने मिलकर भारत में शिक्षा क्षेत्र को एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केंद्र में बदल दिया है। हाल के वर्षों में कई बड़े मामले सामने आए हैं। श्री चैतन्य, KR मंगलम ट्रस्ट, दिल्ली क्लासरूम घोटाला, उत्कर्ष कोचिंग और FIIT JEE जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इस काले खेल में लिप्त पाए गए। इन मामलों में करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की गई। सॉफ्टवेयर और डिजिटल रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक जांच चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय ED ने PMLA के तहत जांचें तेज की हैं। इन घोटालों की जड़ में अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप पाया जाता है। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में टेंडर की मंजूरी और अनुबंध सीधे शिक्षा और PWD मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की निगरानी में हुई। कई बार जांच रिपोर्टों को सालों तक दबाया गया, प्रशासनिक पदों पर अपने खास अफसर लगाए गए और मीडिया में प्रवर्तन एजेंसियों की छवि खराब कर जांच को भटकाया गया। ट्रस्टों के वित्तीय ऑडिट और पारदर्शिता नियमों को संसद या विधानसभा में बार बार रोका गया ताकि शिक्षा निकायों की स्वायत्तता बनी रहे।
और धन सफाई के रास्ते खुले रहें। धनी व्यक्ति भी इन स्कीमों के सक्रिय किरदार हैं। वे खुद के या अपने परिवार के नाम पर ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें नकद दान या कैपिटेशन फीस डालकर उसे वैध खर्च या रेंट के रूप में दिखाया जाता है। ये लोग ट्रस्ट के नाम पर टैक्स छूट का फायदा उठाते हैं और अपनी अकाउंटेड न होने वाली संपत्ति को सफेद बना लेते हैं। कई बार ये अमीर व्यक्ति स्कूलों के निर्माण या सप्लाई ठेकों में भी हिस्सेदार होते हैं, लागत बढ़ा चढ़ाकर बिल पास कराते हैं और कमीशन या किकबैक के जरिए भ्रष्ट धन को वैध दिखाते हैं। FIIT JEE मामले में भी देखा गया कि संस्थान के निदेशकों ने छात्रों से मिली फीस को अपने निजी व्यवसायों में घुमा दिया और बाद में उसे लोन या अग्रिम के रूप में दिखाकर सफेद कर लिया। इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 10,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान पर रोक, दान को सिर्फ बैंक के जरिए स्वीकार करने की बाध्यता और चैरिटेबल ट्रस्टों के लेन देन पर PMLA के तहत निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों की समीक्षा के आदेश दिए हैं, जिससे इन मामलों की संवैधानिकता और एजेंसी की जवाबदेही पर रोशनी पड़ रही है। सुधार के लिए सिफारिशें भी सामने आई हैं। सभी लेन देन को डिजिटल बनाना, तोंगी लेखा प्रणाली ERP और उसकी नियमित सरकारी ऑडिट, ट्रस्ट छूट की सीमा तय करना, वार्षिक ऑडिटेड रिपोर्ट को सार्वजनिक पोर्टल पर अनिवार्य करना, व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा और शैक्षिक क्षेत्र पर केंद्रित विशेष कर पारदर्शिता इकाइयों का गठन। अंततः जब तक मजबूत प्रवर्तन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यापक पारदर्शिता नहीं लाई जाती, तब तक स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के माध्यम से काले, लाल और गुलाबी धन की सफाई की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। शिक्षा को धन सफाई का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार और नैतिकता की मिसाल बनाना समय की मांग है।